अच्छा अच्छा ओके, अच्छा ठीक। बिस्मिल्लाह करें भाई। चल आपके लिए 1 सेकंड पूरा हो गया। वो अल्हम्दुलिल्लाह तो कहते हैं पहले। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। पाकिस्तान के कप्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने कल फरमाया कि पीटीआई की अगली हुकूमत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगली हुकूमत में गोया खान साहब ने कौम को ये खुशखबरी सुना दी कि अगली हुकूमत में वो तरक्की की तरफ पाकिस्तान को ले जाएंगे। लेकिन पिछले 3 साल में जो खान साहब की हुकूमत ने तब्दीली के नाम पे जो तबाही एक आम आदमी को फराहम की है, जिस तबाही से पाकिस्तान को दो चार किया है, उसका हिसाब कौन देगा। और अगले 2 साल अगर इसी तरीके से इनकी हुकूमत चलती रही तो पता नहीं लोगों के साथ, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के साथ क्या होगा। मैं इसलिए इस बात पर ज़ोर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के कप्तान ने गालिबन जुलाई 2018 में इलेक्शन से पहले जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने फरमाया कि मैं 22 साल जिद्दोजहद के बाद आ रहा हूँ, यानी कि 22 साल का होमवर्क करके मैं आ रहा हूँ। मेरे पास तजुर्बाकार टीम है, मेरे पास काम करने की नीयत भी है, विजन भी है। आप लोग मुझे इलेक्ट कीजिए, आप देखिए मैं कैसे आपकी तकदीर बदलूँगा। खान साहब ने, और ये इसलिए बड़ा अहमियत का हामिल है कि पीटीआई की हुकूमत को आए हुए अब 1000 रोज़ हो गए हैं, 1000 डेज़। खान साहब ने 1000 दिनों का वादा नहीं किया था। खान साहब ने अपनी तब्दीली का वादा 100 रोज़ के अंदर करने का ऐलान किया था। खान साहब ने फरमाया कि मैं वज़ीर आज़म बनूँगा, 100 रोज़ के अंदर तब्दीली का अमल स्टार्ट होगा। और तब्दीली क्या थी वो? 1 करोड़ नौकरियाँ मैं पाकिस्तान के नौजवानों को दूंगा। 100 रोज़, 1000 रोज़ पूरे हो चुके हैं। लोगों को नौकरी तो नहीं मिली, हाँ, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग बेरोज़गार हुए हैं, हज़ारों की तादाद में, जिसमें आप मीडिया वर्कर्स हों, हमारे स्टील मिल के इंडस्ट्रियल वर्कर्स हों, पीआईए के वर्कर्स हों, या इस तरह के और बहुत सारे इदारे हों, पीटीडीसी के मुलाजमीन हों। 1 करोड़ नौकरियों का वादा वफा नहीं हुआ, लेकिन लोगों से हाँ रोज़गार छीन लिया गया। 50 लाख घर दूंगा आपको। कहा था तब्दीली का अमल 100 रोज़ में नज़र आ जाएगा, आज 1000 रोज़ हो गए। 50 लाख घर लोग ढूंढ रहे हैं। 50 लाख घरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ
बनी गाला में कोई बहुत पावरफुल आदमी रहता है, उसका घर रेगुलराइज हुआ, लेकिन गरीब का घर, मजदूर का घर, किसान का घर, उसकी छत उससे छीन ली गई, उसको गिरा दिया गया। लेकिन हाँ, दो नहीं एक पाकिस्तान का ऐलान करने वाले ने एक नहीं दो पाकिस्तान क्रिएट किए कि हाँ, ताकतवर का घर बच जाए, गरीब का घर ना बचे। वादा किया कि मैं IMF की तरफ नहीं जाऊंगा, कर्ज नहीं लूंगा, बल्कि लोग पाकिस्तान पैसा लेकर आएंगे। आपको याद होगा उनके एक टाइगर का बड़ा मशहूर ज़माना बयान, मुराद सईद साहब का, खान साहब आएगा 200 अरब डॉलर आ जाएगा। 200 वो 200 अरब डॉलर कहाँ हैं? खान साहब ने वादा किया कि मईशत को मैं ऐसा मजबूत करूंगा कि लोग देखेंगे, लोग देख रहे हैं कि मईशत को ऐसा मजबूत किया कि इस वक्त इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट हों या हमारे अपने पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हों, परेशान हैं कि 3 साल तक तबाही करते रहे, गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहे, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, इफलास है। अब ये कहते हैं कि 3.94% हमारी GDP हो गई है। खान साहब से पूछे कोई GDP क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है ग्रैंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि पिछले 3 सालों में 1000 दिनों में खान साहब ने सिर्फ पाकिस्तान की ग्रैंड डिस्ट्रक्शन की है। इकोनॉमिस्ट परेशान है कि कैसे, और हैरत इसीलिए होती है कि 1 महीने पहले तक वज़ीर ख़जाना को उन्होंने तब्दील कर दिया ये कह के कि भाई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक नहीं है। दुनिया भर के सामने बात ये हुई कि जी फाइनेंस मिनिस्टर साहब को इसलिए हटाया गया है कि नेचुरली उनकी परफॉर्मेंस ठीक ना हो। 1 माह बाद अब कह रहे हैं कि नहीं जी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बिल्कुल ठीक है। कन्फ्यूजन है इनकी हुकूमत में। अभी बजट पेश करने वाले हैं, बजट पेश करने से 10 रोज़ पहले सेक्रेटरी ख़जाना तब्दील हो गया। ये है इनका तजुर्बा। ये मैं प्रिपरेशन के साथ आ रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि बैनुल-अक़वामी फोर्सेस के सामने आप इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं, फ्लोट जिस दिन कर रहे हैं आपने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को हटा दिया। बजट पेश करने जा रहे हैं, आप अपने सेक्रेटरी फाइनेंस को तब्दील कर देते हैं। तो जब हम कहते हैं कि इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब होगी जब ये यू टर्न्स का सिलसिला ख़त्म होगा, जब खान साहब समझेंगे कि इस्तिक़ामत भी एक चीज़ होती है, फैसला करो तो खड़े रहो उस फैसले के ऊपर। लेकिन इस हुकूमत में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ कभी इन्होंने सोची नहीं। तो मैं कर्ज़ा नहीं लूँगा, IMF के पास चले गए। खान साहब ने कहा था मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास चले गए, कर्ज़ा भी ले लिया, और माशाल्लाह जो बैनुल-अक़वामी कर्ज़ा पिछले 1000 रोज़ में पाकिस्तान का बढ़ा है उसकी भी आपको मिसाल नहीं मिलती कि गुड गवर्नेंस के दावे करने वालों ने किस तरीके से पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट को भी बढ़ाया है, इंटरनल डेट को भी बढ़ाया है। मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान का सर्कुलर डेट पिछले 1000 रोज़ में 1400 अरब रुपए का उसका इजाफा हुआ है। जब इनकी हुकूमत आई थी पाकिस्तान का सर्कुलर डेट 1.1 ट्रिलियन रुपीस था, 1.1 खरब रुपए, यानी कि 1100 अरब रुपए। आज वो सर्कुलर डेट आपका 2.5 ट्रिलियन पे खड़ा हुआ है, यानी कि 1000 रोज़ में आपने 1.4 खरब रुपए एक्सटर्नल डेट में इजाफा किया। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, ऑल इज़ वेल। कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को मैंने सही सिमत में गामज़न कर दिया है। कहते हैं कि हम टैक्स के महसूलात के टारगेट पर गामज़न हैं। मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर इकॉनमी ठीक है
मईशत सही सिमत में जा रही है, टैक्स महसूलात यानी कि रेवेन्यू रियासत सही कमा रही है, तो ऐसा क्यों है कि सूबाए सिंध को एनएफसी की मद में 31 मई तक 84 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, 84 बिलियन रुपीस का 11 माह में 84 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है, 84 अरब रुपए का। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप क्यों पैसा नहीं देते हैं? अगर आप कहते हैं सब कुछ ठीक है तो गुर्बत में क्यों इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में क्यों इजाफा हो रहा है, महंगाई में क्यों इजाफा हो रहा है? कल पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, ऑपोजिशन का इदारा नहीं है, सरकारी इदारा है, वफाकी हुकूमत के मातहत चलता है, उसने कल कहा कि पाकिस्तान में महंगाई 11% इजाफा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है। मुर्गी, आटा, गोश्त, चीनी, दालें, सब्जियां, फल, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन खान साहब फरमाते हैं कि नहीं, जीडीपी जो है ना वो ज़बरदस्त है हमारी। तो ये कोई लॉजिक, कोई मंतक समझ नहीं आ रही। मैं इसके बरक्स आपको एक कंपैरिजन देना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो ट्विटर पर काम करते हैं, फेसबुक पर काम करते हैं, कहते हैं रात रात भर हमको नींद नहीं आती महंगाई गुर्बत देख के। ये बातें करते हुए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन काम जब तक आप नहीं करेंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। और मैं आपको मिसाल ये देना चाहूँगा कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड, जो सूबा सिंध का टैक्स कलेक्शन का इदारा है, जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों को बनाने की इजाज़त हुई और हर सूबे ने उसको इस्टेब्लिश किया है, उसने 108 अरब रुपए की कलेक्शन की इन 11 माह में। 108 बिलियन रुपीस कलेक्ट किए हैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने पिछले 11 माह में, और ये 19% पिछले माली साल के मुकाबले में 19% इजाफा है, 19% की बेहतरी है। अगर पिछले एक महीने का आप आदाद शुमार देखते हैं तो 52% की बेहतरी है। और मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं इस बात को कि सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने टैक्स की शरह को सबसे कम रखा हुआ है। सूबा सिंध में 13% है, पंजाब में 16% है, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में 15% है, और इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत में 17% है। यानी कि अगर रिलीफ मिल रही है तो सूबा सिंध में मिल रही है, बिकॉज हमारा टैक्स का सबसे कम परसेंटेज है। लेकिन टैक्स कलेक्शन जो नंबर्स हैं उसमें 19% की बेहतरी है। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस, इसको कहते हैं डिलीवरेंस। आप कहते हैं, कभी ऐलान कर देते हैं, कभी ट्वीट कर देते हैं, कभी फेसबुक पर बात हो जाती है कि डिस्पाइट ऑल डिफ़िकल्टीज़, कोविड की वजह से भी, ये है सिंध रेवेन्यू बोर्ड की परफॉर्मेंस। आपका टैक्स कलेक्शन की सिचुएशन ये है कि आपने 4.9 खरब रुपए अपने टैक्स में टारगेट रखा था, और साल के बीच में आपको एहसास हुआ कि नहीं, क्या कहते हैं, तिलों में तेल नहीं है, कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो आपको फिर अपने टैक्स टारगेट को रिवाइज़ करना पड़ा, और आपने टैक्स टारगेट रिवाइज़ किया। और मेरे पास जो इत्तलात हैं, अभी तक आपने शायद 4.1 खरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया है। तो आपका तरीक़ेकार ये है कि पहले बड़ी सुहानी बातें कर दो, फिर उसको रिड्यूस करो, रिड्यूस करने के बाद उसको अचीव कर लो, और फिर कहते हैं जी हमने ज़बरदस्त काम कर दिया। सबसे बड़ा टैक्स का परसेंटेज वफाक में 17%। ये जो मैं आपको ग्रोथ बता रहा हूँ 19%,
ये वफाक में होनी चाहिए थी, सूबाई सिंध में नहीं, लेकिन सूबाई सिंध के रेवेन्यू बोर्ड ने काम किया। आई वुड लाइक टू पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द ऑफिसर्स ऑफ सिंध रेवेन्यू बोर्ड कि उसकी इंतज़ामिया ने मुतहर्रिक अंदाज से काम किया और आज आपके सामने ये रिज़ल्ट मौजूद है, जो कि आपको अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत की जानिब से नज़र नहीं आता। मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि पिछले 3 सालों में आपने देखा कि एनएफसी की मद में हमें शॉर्टफॉल का सामना होता है, पानी का क्राइसिस आपके सामने है। मैंने आपको बताया था कि अटॉर्नी जनरल साहब की रिपोर्ट है अनवर मंसूर खान साहब की, जो कि सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद करती है पानी के डिस्चार्ज के हवाले से। आपने उस रिपोर्ट से भी इत्तफाक नहीं किया, आपने फिर मौजूदा अटॉर्नी जनरल को कहा कि वो रिपोर्ट बनाएं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पानी सूबा सिंध को उसके हिस्से का नहीं मिल रहा। सूबा सिंध पाकिस्तान की 70% 68% गैस प्रोड्यूस करता है। आपके दौरे हुकूमत में आपकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से सूबा सिंध को उसके हिस्से की गैस नहीं मिली। और आप सबके सामने है कि दिसंबर, नवंबर, जनवरी के महीने में इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से हमारे घरेलू सार्फिन हो, हमारे ट्रांसपोर्ट के सार्फिन हो, हमारे सनती सार्फिन हो, उनको गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ। और मैं अभी आपको मेरे पास जो इत्तलात है वो शेयर करना चाहूँगा कि मौजूदा माली साल का जो बजट आ रहा है वफाकी हुकूमत का, उसके PSDP में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो के अंदर सूबा सिंध के लिए कोई नई स्कीम नहीं है, कोई नई बड़ी स्कीम नहीं है। हमने सुना है कि छोटी मोटी कोई नालियों की स्कीम उन्होंने दी है, और जो पुरानी ऑन गोइंग स्कीम्स हैं उनमें से 5 स्कीमों के लिए इन्होंने पैसे रखे हैं। वो बताता हूँ अभी, उसका भी आपको तफसीलात। कोई नई स्कीम नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तस्सीह कर दें कि कोई नई स्कीम अगर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो में सूबा सिंध के लिए इस साल रखी है। मैं जोर देना चाहूँगा इस बात पे कि 2017 से जो 7 पिटारो रोड है, N5 गालिबन उसको कहते हैं, वो नेशनल हाईवे के एम्बिट में आता है। वहाँ पर हादसे होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं। वफाकी हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की और अभी तक उस हाईवे को डुअल कैरेज वे में तब्दील करना था, नहीं कर पाई। मैं आज रिकॉर्ड पर यह कहना चाहूँगा कि 2017 में सिंध हुकूमत ने अपने हिस्से के, हमने कहा कि 50-50 कर लें जी, आप खुद नहीं कर सकते, अगर पूरे जिम्मेदारी आपकी है, आपका हाईवे, जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आप चूंकि नहीं कर रहे, हम आपकी मदद करते हैं, हम 50% अखराजात बेयर करने को तैयार हैं। 7 अरब रुपए 2017 से सूबाई हुकूमत ने वफाक को दिए हैं, 7 अरब रुपए, 7 बिलियन रुपीस। अभी तक वो 7 पिटारो हाईवे आपके सामने, N5 आपके सामने है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि जी सिंध के हाईवे ठीक नहीं है और वो सिंध हुकूमत को बुरा भला कहते हैं। हाईवेज फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हमें खुशी होती है कि सखर मुल्तान, मुल्तान इस्लामाबाद, मुल्तान लाहौर, ऑनवर्ड्स टू इस्लामाबाद ये मोटरवे बन गए। मैं ज़ोर देना चाहूँगा इस बात पर कि जो कराची हैदराबाद का मोटरवे, वो आपके सामने, अगर वो मोटरवे है तो शायद मैं गलत हूँ, नाम का शायद मोटरवे है, टोल ठीक ठाक कलेक्ट किया जाता है सिंध की आवाम से, लेकिन वो मोटरवे लगता नहीं है। और हैदराबाद से सखर का जो नेक्स्ट कंपोनेंट बनना है, उसको हंगामी बुनियादों पे, टॉप प्रायोरिटी पे मुकम्मल करने की ज़रूरत है।
टॉप प्रायोरिटी पे। मैं ज़ोर देना चाहूँगा इस चीज़ पे कि N5 जिसके पैसे 4 साढ़े 4 साल से सिंध हुकूमत आपको दे चुकी है, अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। आप नहीं निभा पाए, हमने पैसे दिए आपको, हमारे पैसों को इस्तेमाल करते हुए खुदारा उस सड़क को कंप्लीट करें, और जो बाकी आपकी हाईवेज़ की ज़िम्मेदारी है वो पूरा करें। अब आपने जो 1100 अरब की बात की, फिर मैं कुछ कहता हूँ तो असद उमर साहब नाराज़ हो जाते हैं मेरी बातों से, फिर वो गिला करते हैं। अभी बजट आ रहा है, उस पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो में आप लोग देखिएगा कि 1100 अरब रुपए हैं या नहीं। मेरे पास इत्तला ये है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि वफाकी हुकूमत अपने किटी से पैसे कराची शहर के लिए नहीं निकाल रही, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए शायद करने का सोच रहे हैं। तो अभी आ जाएगा PHDP आपके सामने, आप देख लीजिएगा कि क्या इस तरह की चीज़ें उन्होंने ज़िक्र किया है, उसकी एलोकेशन है नहीं है। मेरे ख़्याल में वफाकी हुकूमत शायद 11 जून को अपना बजट पेश कर रही है, तो अगले एक हफ़्ते में इंशाल्लाह ये तमाम तफसीलात आप तमाम दोस्तों के सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। कराची शहर का मुआशी कत्ल जितना पिछले 35-40 सालों में हुआ वो आपके सामने है कि किस तरीके से कराची की सनत, कराची के सनतकार कराची छोड़ के फिर और जगहों पर मुंतकिल हो गए। कराची, मैं बार बार कहता हूँ, शायद मेरी बात किसी को नागवार गुजरे, कि कराची कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पंजाब की तरफ चले गई। क्यों? क्योंकि फ़ैसले जो किए जाते हैं वो कराची स्पेसिफिक कर दिए जाते हैं। तो इसके ऊपर तो बड़ी लंबी तफसीली बहस हो सकती है, मैं आपके साथ कागजात शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं इशू पे आता हूँ जो आपने बताई। कोरोना वायरस एक हकीकत है, इसका एतराफ़ हर सियासी जमात करती है, हर हुकूमत करती है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो। दिक्कत ये होती है कि NCOC कुछ कहती है और ताजिर या आम आदमी फिर कहता है जी आप यहाँ पे ये सख्ती क्यों कर रहे हैं। पीर के रोज़ NCC का इजलास हुआ जिसकी सदारत पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान साहब ने की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मीटिंग में मौजूद था, मैंने ख़ुद उस मीटिंग का हिस्सा था। वज़ीर आला सिंध ने, और तमाम फिगर जो हैं, नंबर जो हैं वो NCC के पास होते हैं, बिकॉज NCOC में तमाम नंबर्स जाते हैं कि क्या पॉजिटिविटी रेशो है, क्या हस्पताल में पेशेंट्स का दबाव है, कितनी वैक्सीनेशन हुई है, कितनी नहीं हुई। ये तमाम डेटा वफाकी हुकूमत के पास मौजूद है। और आप सबको पता है कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी किया बल्कि कल, जिसमें उन्होंने कहा कराची के अंदर सिचुएशन तशवीशनाक है। तो यानी कि वफाकी हुकूमत का तर्जुमान भी ये कह रहा है कि सिचुएशन कराची में मुल्क के मुकाबले में इस वक्त तशवीशनाक है। तो वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर सेहत की मौजूदगी में, चीफ़ सेक्रेटरी की मौजूदगी में, IG की मौजूदगी में, हम कुछ वज़रा मुशीरान की मौजूदगी में वज़ीर आज़म को कहा कि सर जब NCC और NCOC के लेवल पे फ़ैसला ये होता है कि हम चीज़ें खोल रहे हैं तो इसका तासुर बड़ा मनफी जाता है और फिर हम सख्ती नहीं कर पाते हैं। वज़ीर आज़म ने और असद उमर साहब मौजूद थे मीटिंग में। असद उमर साहब ने कहा कि चीफ़ मिनिस्टर साहब, ये मामला हमने तमाम सूबाई हुकूमतों के ऊपर छोड़ दिया है कि आप लोग किस तरीके से मामलात को देखते हुए, सिचुएशन को, ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते। लेकिन हाँ, हमें इस बात का एहसास है कि इस वक्त कराची में नंबर ज़्यादा है। वज़ीर आज़म ने इस बात से इत्तफ़ाक़ किया
कि वफाकी हुकूमत यही मैसेज कन्वे करेगी कि हाँ, कराची में कुछ अरसे और सख्ती करने की ज़रूरत है। ये तमाम रिकॉर्ड पर चीज़ें हैं। मुझे हैरत हुई कि आज हलीम आदिल शेख साहब, जो कि उसी PTI, उसी इमरान खान साहब के टाइगर हैं, वो ताजरों के साथ बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि आप NCC और NCOC के फ़ैसलों को मानते नहीं हैं। मैं असद उमर साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिकॉज असद उमर साहब को वज़ीर आज़म ने हिदायत की थी कि आप जो अपनी मीडिया टॉक करेंगे इस NCC मीटिंग के बाद, आप इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे कि हाँ, कि कराची में सूरत हाल तशवीशनाक है और आप हुकूमत अगर कोई सख्त फैसला करती है तो लोग उसकी तायीद करें, उसको फॉलो करें। ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। मुझे ताजरों का एहसास है, बिल्कुल एहसास है। जिन लोगों के बिजनेस में बंदिश है, सब मुझे बिल्कुल उनकी तकलीफ़ का एहसास है। चीफ मिनिस्टर साहब को, सिंध हुकूमत को उनकी तकलीफ़ का एहसास है। लेकिन लोगों को ये भी एहसास करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ना करे ये वबा अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो वो जो तकलीफ़ होगी वो इररिपेरेबल लॉस भी कॉज कर सकती है। लोगों की जानें जा सकती हैं, उसमें लोगों की जानें जा सकती हैं। और मैंने आप तमाम लोगों को ईद से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने आपको बताया था कि रमज़ान के आखिरी अशरे में, ईद के दिनों में लोग SOPs को वायलेट करते हैं और उसका तनासुब बढ़ेगा। और आप देख सकते हैं कि केसेस में इजाफा हुआ। उसके बाद सिंध हुकूमत को ईद के बाद सख्ती करनी पड़ी। सख्ती करने के 7-8-9 रोज़ जो हो गए, इसमें तनासुब थोड़ा सा कम हुआ है, बजाय इसके कि हम अब कंप्लेसेंट हो जाएं और फिर सख्तियां ख़त्म कर दें। फ़ैसला ये हुआ, और ये डॉक्टर्स की मशावरत से, इंतज़ामिया की मशावरत से फ़ैसला ये हुआ कि 1 हफ़्ते के लिए इन सख्तियों को और बढ़ा दिया जाए। उस 1 हफ़्ते में से 3 रोज़ गुजर चुके हैं इस वक्त, 3 रोज़ इस वक्त गुजर चुके हैं, 4 रोज़ रहते हैं। उन 4 रोज़ में 2 दिन तो वैसे ही बंद हैं। वफाकी हुकूमत ने अनाउंस किया हुआ 2 सेफ डे होंगे, तो 2 दिन बचे हैं। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को इंप्रेशन ये देते हैं कि कोरोना वायरस शायद सिंध हुकूमत फैला रही है। हमारा इंटरेस्ट नहीं है हम सख्तियाँ करें, हम चाहते हैं कि अपनी कौम को, अपनी आवाम को इस वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें, और इसलिए ये सख्त फ़ैसले किए जा रहे हैं। अदरवाइज़ हमें कोई शौक़ नहीं है कि सख्तियाँ हों। इसीलिए हम कहते हैं, और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर हम सख्तियों से, हमें गिला है, सख्तियों की हम शिकायत करते हैं, तो सख्तियों से निकलने के 2 तरीके हैं सिर्फ। पहला मास्क, दूसरी वैक्सीनेशन। अगर हम सब बहैसियत कौम ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, सब वैक्सीनेट करा लें और मास्क पहने, तो ये नंबर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा और हम मामूल की ज़िंदगी की तरफ जाने का सोच सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम मास्क भी ना पहने, वैक्सीनेट भी ना करें और फिर कहें कि सब चीज़ें खोल दो। मुझसे आज कोई सहाफ़ी भी आते हुए पूछ रहा था कि जी हस्पतालों में रश नहीं है। ये स्पेसिफिक सवाल वज़ीर आला सिंध ने टास्क फोर्स की मीटिंग में डॉक्टर से किया। इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर बारी होते हैं वहाँ पे, आखान हॉस्पिटल के डॉक्टर फैसल महमूद होते हैं वहाँ पे, PMA के डॉक्टर कैसर सज्जाद होते हैं वहाँ पे, और सरकारी अस्पतालों के हवाले से सेक्रेटरी हेल्थ भी होते हैं और मिनिस्टर हेल्थ भी होती हैं। मैं किसी अस्पताल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड अस्पताल हैं उसमें इस वक्त वेंटिलेटर की गुंजाइश नहीं है। मैं प्राइवेट अस्पताल का नाम नहीं लेता, मैं सरकारी अस्पताल का नाम लेता हूँ। सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल जो सिंध गवर्नमेंट ने कराची में नीपा के मकाम पर इस्टेब्लिश किया था, उसमें वेंटिलेटर पर जगह नहीं है, और जो ऑक्सीजन सपोर्ट का यूनिट है, जिसको कहते हैं हाई डिपेंडेंसी यूनिट, उसमें गालिबन 2 या 4 बेड्स खाली हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है जो हमें समझने की ज़रूरत है। हम वैक्सीनेट करा लें, मास्क पहन लें, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। मैं इन तमाम ताजरों को भी कहना चाहूँगा कि अगले 4-5 रोज़ में सब के सब अपने आप को वैक्सीनेट करा लें। वैक्सीन अवेलेबल है, सब के सब अपने आप को, अपने स्टाफ को, अपने अमले को वैक्सीनेट करा लें। हम खोलने की तरफ जा सकते हैं। कल चले जाएं एक्सपो सेंटर, जिना अस्पताल, प्रेस क्लब पे भी है, आर्ट्स काउंसिल में भी है,
सिंध भर में तकरीबन 300 मकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर्स इन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किए। 380 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, खुद भी वैक्सीन लगवाएं, अपने अमले को भी लगवाएं, अपने घर वालों को भी लगवाएं। हमारी पोजीशन बेहतर होगी, हम खोलने की तरफ जा पाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम वैक्सीनेट भी ना करें, एहतियात भी ना करें और फिर कहें कि तमाम चीज़ों को खोल दें। देखें, वो गवर्नर राज का मुतालबा बगावत कहलाता है। उन बगावत पर इसलिए उतरे कि सिंध हुकूमत दादरसी नहीं। उनका कहना है कि हम पुलिस वाले और कमिश्नर जो है आके बदतमीजी करते हैं, करोड़ों में रिश्वत ले चुके हैं, iPhone 12 प्रो मैक्स मांगते हैं बार बार। हमने कई बार CM को लेटर लिखे, एक लेटर का जवाब नहीं दिया। इतने मुशीर और वजीर हैं, उनसे रब्ता किए, हमारे फ़ोन उठाते हैं, हमसे बात, हमारी कोई दादरसी तो करे। और दूसरा को कहना ये है कि अचानक नोटिस आया था कि जुम्मा और हफ्ता और कभी जुम्मा और इतवार, ये चक्कर। और दूसरा 5 बजे दफातर की छुट्टी होती है, 6 बजे ताजिर निकलते हैं, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ट्रैफिक जाम और हजूम हो जाता है। तो इकदाम तो आप कोई ऐसी प्लानिंग तो कर सकते हैं ना कि रश भी कम हो, और दूसरा उनसे कोई दादरसी तो कोई करे ना कोई। अच्छा, दादरसी वो चाहते क्या हैं? उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है। एक उनकी दादरसी उनकी है कि उनसे मिल लें। वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कितनी चीज़ें खोल दें, यही है ना उनका मुतालबा। अब क्वेश्चन ये, आप मुझे बताइए क्या चीज़ें इस वक्त खुल सकती हैं? पंजाब में, लाहौर में सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुई ना। रमज़ान के दिनों में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी पंजाब में, लाहौर में। पंजाब की हुकूमत ने, लाहौर की इंतज़ामिया ने सख्त फैसले की, चीज़ों को बंद कर दिया। वहाँ पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए नज़र नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि इस वक्त लाहौर में शायद 2% है पॉजिटिविटी रेशो। तकलीफ़ काटी, सख्ती देखी उन्होंने, नतीजा ये हुआ कि वो 2% हो गई। ये कराची की बदकिस्मती है। कराची में अगर कोई फ़ैसला होता है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है, बयानबाजी स्टार्ट हो जाती है, जो गलत है। तो दादरसी मेरे भाई, उनकी, मैंने आपको बताया ना, तरीका बड़ा सिंपल है। वो वैक्सीनेट करा लें, आसानी से चीज़ें हो पाएंगी। जो रिश्वत वाली उन्होंने बात की, बात करोड़ों रुपए तो मैं नहीं मानता, लोग कह देते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा अमला है, ऐसे लोग हैं जो कि पैसे लेते हैं। कुछ की शिकायत हमें भी मौसूल हुई। जहाँ जहाँ शिकायत मौसूल हुई, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सिंध गवर्नमेंट ने काम किया। अब हमारे लिए दिक्कत ये, इंतज़ामिया के लिए दिक्कत ये है कि जब वो काम करती है तो कोई वीडियो बना लेता है। मैं बहुत सारे पुलिस वालों को देखता हूँ बेचारे, जो लोगों को कह रहे थे मास्क पहन लो, क्यों गैर ज़रूरी तौर पर घर से निकलो, तो कोई वही गाड़ी में एक बंदा बैठा होता है, वो वीडियो उनकी बना लेता है। कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई सैलून चल रहा है, सैलून बंद है इस वक्त, वो सैलून का विज़िट करता है कि जी आप क्यों SOP को, रिस्ट्रिक्शन को वायलेट कराते हुए आपने खोला हुआ है, आपने पार्लर खोला हुआ है, या शादी हॉल कोई चल रहा है। जब वो फॉलो नहीं करते तो वो कोई असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार वहाँ का विज़िट करता है और सख्ती करता है, तो कोई वीडियो बना लेते हैं कि देखिए जी सख्ती की जा रही है। तो अभी हमारे लिए एक कैच-22 सिचुएशन है। सख्ती करते हैं तब कोई क्रिटिसाइज़ करता है, सख्ती नहीं करते तब भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। आप जैसे बहुत सारे दोस्त मुझे आके बताते हैं कि फ़लाँ मार्केट खुली हुई है, फ़लाँ जगह खुली हुई है। तो ये प्रॉब्लम है, मैं इसको बिल्कुल झुटलाऊँगा नहीं। लेकिन वो पुलिस वाले जो आपसे शायद रिश्वत ले रहे हैं, या वो जो इंतज़ामिया रिश्वत ले रही है, वो आपकी कोई ना कोई गलती पकड़ती है ना। अगर आपने बियॉन्ड टाइमिंग कोई चीज़ खुली हुई है, या आप SOP की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो आप उनको मौका दे रहे हैं ना। तो अगर आप नहीं करेंगे, वो मैंने बताया कुछ रोज़ रह गए, हम अगर इसको ज़िम्मेदारी के साथ अगले जो 6-7 रोज़ हैं, ज़िम्मेदारी के साथ अगर हम SOPs को फॉलो कर लें, तो आइंदा आने वाला हफ्ता हमारे लिए बेहतर हो सकता है। और नंबर्स अगर बेहतर होंगे तो मैं बिल्कुल आपको इस बात की यकीन दिलाता हूँ कि हम चीज़ों पे नरमी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया क्या प्री रिक्विजिट है कि नंबर्स हैव टू कम डाउन, मास्क पहनना, SOPs को फॉलो करना, और तीसरा वैक्सीनेट कराना। ये चीज़ें हम कर लें, कोई इशू नहीं है। आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हलीम आदिल शेख या कल हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग जो तफरीक की सियासत करते हैं लोग, सिर्फ अगर ये अपनी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपने फॉलोअर्स को ये कहते कि यार वैक्सीनेट कराओ, तो शायद वो पॉजिटिव चीज़ होती। अब आप मुझे बताओ, सब बैठे हुए थे क्योंकि सबको कैमरे के सामने आने का भी शौक़ है, मास्क भी नहीं पहना हुआ था। अब आप मुझे लीडरान ये हरकत करेंगे तो आवाम से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? वो जो एक बंदा रीगल चौक पे बैठा हुआ है, वो कहता है हलीम आदिल शेख तो मास्क नहीं पहनता, मैं क्यों पहनूं? तो ये थोड़ी सी हमें, मैं समझता हूँ, अपने कॉन्डक्ट से जिम्मेदारी शो करने की ज़रूरत है। ये बता दें, मैं डर कराची के ताजिर ये सब जानते हैं, सबसे ज़्यादा SOPs
और जो इंतजामी एकामात आते हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, ठीक है, और फिर सबको कांदा अपना इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं। हाल ही में उनका कांदा इस्तेमाल हुआ है गवर्नर राज के अबूर हासिल करने के लिए और नए सूबे की तश्कील के लिए। तो ये कहाँ ले जा रहे हैं सिंध के ताजिरों को, कराची के ताजिरों? देखिए, मैं इस पे अकरम मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ गैर आइनी चीज़ है, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। गवर्नर साहब का हाल आपको ख़ुद पता है, तो मैं ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। बुनियादी चीज़ है। और ये एक और मैं सॉरी बात बताना भूल गया, आपने कहा ना कि कभी फ्राइडे संडे होता है, कभी सैटरडे संडे। ये एनसीसी ने, एनसीओसी ने सैटरडे संडे 2 सेफ डे मुतय्यन किए। कराची के ताजरों ने कहा कि जुमे का दिन, जुमे की नमाज के हवाले से आप उसमें चूँकि मसरूफ़ होते हैं तो आपका आधा दिन निकल जाता है, तो इसलिए आप हफ्ते के बजाय जुमा कर दें हमारे लिए। तो हमने उनकी बात सुनते हुए जुमे और इतवार को कर दिया। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं मिलने को तैयार हूँ, मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूँ, लेकिन अगर उनकी डिमांड ये है कि चीज़ें खोल दो तो ये हम अभी नहीं कर सकते। नंबर्स कम हो जाएं। कराची में ग़ालिबन 11% पॉजिटिविटी रेशो पिछले 24 घंटे में, ये बड़ा हाई है। ये गिर के 5% से नीचे आ जाए तो हम खुशी खुशी नरमी की तरफ जा पाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पॉजिटिविटी का तनासुब भी बढ़ रहा हो, एसओपी की वायलेशंस भी बढ़ रही हो और आप कहें लोगों को खोल दो। ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है एहलकारों का, लेकिन मैं आपको ये ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि एक दिन तो वज़ीर आला सिंध ख़ुद कराची के दौरे पर निकले खामोशी के साथ चीज़ों को देखने के लिए। और जहाँ जहाँ हमने देखा, क्योंकि हम नहीं चाहते लोगों को सज़ा नहीं है, ये हम लोगों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, तो जहाँ जहाँ हमने देखा कि हाँ प्रॉब्लम है तो इंतज़ामिया को कन्वे किया गया नेक्स्ट डे कि जी ये चीज़ें आपकी लैप्सेस हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। तो हुकूमत मॉनिटर कर सकती है, लेकिन हर जगह तो मैं ख़ुद नहीं हो सकता, आप हर जगह नहीं हो सकते, कासिम समरो साहब हर जगह नहीं हो सकते। तो हाँ, कहीं ना कहीं गलती होती है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इसको सियासी रंग देना, इसको लसानी रंग देना, ये मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है, ये नहीं होना चाहिए। जी यार, अल्टीमेटम छोड़े ना, मैंने आपको बताया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर ही ना अगले 5-6 रोज़ निकल जाएंगे। ये अल्टीमेटम पे ना जाएं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। अगर नंबर हमारा अगले 5-6 रोज़ में कम हो जाता है तो हम नेचुरली चीज़ों को रिविजिट करेंगे। कल सुबह फिर मीटिंग है हमारी प्रोविंशियल टास्क फोर्स की, फ्राइडे को है, हाँ मीटिंग फिर है हमारी, तो उसमें फिर रिकन्सिडर किया जाएगा कि नंबर्स क्या आ रहे हैं। तो नेचुरली डॉक्टर्स की एडवाइस के ऊपर नंबर्स को देखने के बाद वो फैसला किया जाएगा जो किसी ताजिर या किसी इंडिविजुअल या सियासी जमात के फेवर में नहीं हो, जो पूरी कौम के, पूरी आवाम के फेवर में, वो फैसला किया जाएगा। जी ये करके मैं आपके पास आ रहा हूँ। एमकेएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात कही है कि एसओपी आपके आड़ में कराची पे कब्जा करके मकबूजा बनाया गया है और उसके अलावा हम असेंबली भी चलने नहीं देंगे और रोडों पे एहतजाज के बाद हम हुक्मरान पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों के घरों में घुसेंगे, ये भी अल्फाज उन्होंने कहे। आप क्या कहेंगे, क्या ये बात सही लगती है कि आप घरों तक जाएंगे? बदमाशी का वर्ड पार्लिमानी है, गैर पार्लिमानी है? हाँ पार्लिमानी है, आपकी इजाज़त है कह सकता हूँ। यार वो बदमाशी के दिन ख़त्म हो गए शहर में, वो ख़त्म हो गए। ये कोई बात है करने वाली? मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उन तमाम लोगों की, वो भी सियासी लीडरान हैं। मैं समझता हूँ उनको अपने रवैये से, अपने कॉन्डक्ट से, अपने लोगों को, अपने सपोर्टर्स को, अपने फॉलोअर्स को ये तलकीन करनी चाहिए कि सिचुएशन मुश्किल है, सख्त है, हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ये तमाम जो जुमला कसना होता है ये बाद में किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ इतना छोटा सा टाइम एक है, 5-6 रोज़ यार ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, ये चीज़ें ना करें। मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं इस तरह का कोई पर्सनल अटैक कर दूँ, हम कहाँ घुस जाएंगे, कहाँ घुस जाएंगे, ये क्या सही चीज़ है? खुदा रहा इस तरह की चीज़ें ना करें। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और इस तरह की जो इंतशार ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो ना करें। उससे फ़ायदा ना इस शहर का हुआ है, ना इस सूबे का, ना इस मुल्क का। ये वो आदमी इल्ज़ाम लगा रहा है
जिसके ऊपर एंटी करप्शन के अपने मुकदमात हैं, जिसने मलिर की हज़ारों एकड़ ज़मीन पर एंटी करप्शन की रिपोर्ट के मुताबिक कब्ज़ा किया हुआ है, ये वो आदमी कह रहा है जो मुकदमात फेस कर रहा है। यही इस तरह की बातें होती है ना, जिससे लोगों के अंदर अनरेस्ट क्रिएट होता है। मतलब मैं आज कह दूं कि जो चीनी स्कैंडल में अरबों रुपए का टीका इस कौम को लगा है, वो पैसे इमरान खान साहब के पास गए हैं। मुनासिब बात होगी मैं कह दूं कि शौकत खानम अस्पताल को जो हज़ारों करोड़ों लाखों अरबों रुपए इस कौम ने मुखैर हजरात ने दिए हैं, वो इमरान खान ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किए। अपने बयानबाजी में बुर्दबारी लाने की ज़रूरत है, खुदारा इस तरह की बात ना करें। ये जो चालान वगैरह होते हैं, ये चालान डॉक्यूमेंटेड होते हैं, ये डॉक्यूमेंटेड होते हैं, सरकारी किटी में जाते हैं। कल को ये वैसे इनका तो आजकल हलीम आदिल शेख साहब की आईजी साहब से इतनी लड़ाई है, किसी दिन कह देंगे जो ट्रैफिक के चालान होते हैं ना, उसके पैसे मुश्ताक मेहर के घर जाते हैं। तो जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनको शायद पता होता है, जिन लोगों ने माजी में इस तरह की हरकतें की हैं ना, उनको पता होता है। और मैं आपके साथ कुछ माजी की चीज़ें आपकी किसी दिन शेयर भी कर लूँगा, फिर आपको पता चलेगा कि जो ईमानदारी का दर्ज देते हैं ना, उन्होंने माजी में क्या क्या किया। लास्ट क्वेश्चन, ये काजी साहब पहले कह रहे थे, मैं अभी दावत देता हूँ पीटीआई के लोगों को कि इसको पीटीआई पीपल्स पार्टी, पीएमएल-एन, एएनपी, एमक्यूएम, जीडीए का मसला ना बने, इसको सिंध का मसला बने। बड़ी बुनियादी आज दावत देता हूँ, आज है हमारे साथ। हमने जब रेजोल्यूशन मूव की थी, जब हम बात कर रहे थे असेंबली के अंदर, तो हम तो चाह रहे थे कि यूनानिमस बात की जाए, और माजी में इसी मौजूद सिंध असेंबली ने यूनानिमस पानी के हवाले से फ़ैसले किए। कालाबाग डैम के हवाले से आप बात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये अनफॉर्चुनेटली पीटीआई वाले जो हैं उन चीज़ों को सही तरीके से नहीं देखते। हलीम आदिल शेख पिछले दिनों इस्लामाबाद गए हुए थे, अगर वो ये मुकदमा लड़ते सिंध का कि जी सिंध को उसके हिस्से का पानी दो, हिस्से की बिजली दो, गैस दो, एनएफसी की मद में पैसे दो, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत होती। बट अनफॉर्चुनेटली इनको अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है और कोई इनका एंगल है नहीं। तो इसलिए उस दिन आपने देखा असेंबली के फ्लोर पे बड़े मुफस्सिल अंदाज से वज़ीर आला सिंध ने तमाम हक़ाइक़ बयान किए। वो हक़ाइक़ आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर भी तफरीक करते हैं ये, इसके अंदर भी वो सिंध के मुकदमे को वीक करते हैं बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में। इस बुग़्ज़ को तर्क करें, अपने सूबे की नुमाइंदगी करें, अपने सूबे की खिदमत करें, ताकि सूबा भी बेहतर हो और वफाक और मजबूत हो। लास्ट क्वेश्चन बस। कराची से 14 सीटें पीटीआई को मिली हैं, 5 सीटें या 4 सीटें एमक्यूएम को मिली हैं, या 18 सीटें जो हैं वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। कराची इलेक्ट्रिक के अंदर वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी है, उसके बोर्ड पे 2 मेंबरान हैं। कराची इलेक्ट्रिक को रेगुलेट करता है नेपरा, जो कि वफाकी इदारा है। तो थोड़ा सा अगर ये जो कराची के अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, दावेदार कहते हैं, कराची के तर्जुमान कहते हैं, वो अगर अपनी जिम्मेदारी निभा लें तो ज़्यादा बेहतर होगी। ये बता दीजिएगा कि सिंध में इंडियन वेरिएंट के कितने कोविड केसेस आ चुके हैं और पंजाब में डेंगू की सूरत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। तो आप तो कोरोना से लड़ रहे हैं, डेंगू और दीगर वायरस से लड़ने के लिए भी कोई तैयारी है? जी बिल्कुल, हमारे पास तो जो 20 तारीख तक जो रिपोर्ट हुई है वो तकरीबन 4 इंडियन वेरिएंट्स के केसेस हैं। वो चारों जो हैं वो गल्फ कंट्रीज हैं, ड्राइविंग थे, जो वहाँ गए हुए थे, वापस वहाँ से कॉन्टैक्ट होकर आए हैं। तो हमने उनकी भी ट्रेसिंग किया, उनके फर्दर भी जो कॉन्टैक्ट है उनकी भी ट्रेसिंग की, उसमें से एक फर्दर मोर पॉजिटिव हुआ है। तो ये है तो बहुत ख़राब सूरत हाल। अब जैसे मुर्तज़ा साहब ने पूरा बताया है कि ये तालिबों को और हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि ये वायरस किसी को नहीं देखता। और फिर एक और बात आई वांट टू ऐड कि जो जैसे
ताजिर बरादरी सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक 12 घंटे उनके पास तो होते हैं। वाई दे वांट टू एक्सटेंड द टाइम 8 घंटे 8 बजे तक क्यों चाहते हैं? 12 मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 12 बजे आप दुकान खोलें रात को 12 बजे तक चलाएं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हों और जितने स्प्रेड को से बचा जाए उतना अच्छा है। दूसरी बात आपने की डेंगू, हमारा ऑलरेडी डेंगू सेल सिंध गवर्नमेंट का काम कर रहा है, तो हमारे पास इस वक्त तो सूरत हाल की तरह कुछ केसेस हमारे पास मलीर डिस्ट्रिक्ट में कराची में हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं कि जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जिसमें परेशानी हो, लेकिन डेंगू सेल इस तरह। एक सर मैं ऐड कर दूं इम्पॉर्टेंट बात की, इंडियन वेरिएंट पाकिस्तान में तो क्रिएट नहीं हुआ ना, बाहर से ही आया है ना, बाहर से, यानी कि एयरपोर्ट से आ रहा है। आपको याद होगा जब दुनिया में तबाही थी तो पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट को खोला, तमाम लोग माशाल्लाह पाकिस्तान वापस आए, और यूके वेरिएंट आपने देखा पंजाब में, कश्मीर की साइड पे, केपी की साइड पे बहुत फैला, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी। और अभी ये जो इंडियन वेरिएंट है ये थरपारकर में या कराची में या मीरपुर ख़ास में तो क्रिएट नहीं हुआ, ये भी बाहर से आ रहा है। ये जो 4 केसेस बता रहे हैं चारों के चारों बाय फ्लाइट आए थे, हम उसकी भी तफसीलात आपको दे सकते हैं कि कौन किस तारीख, कोई 20 मई को आया, कोई 21 मई को आया। तो अगर वफाकी हुकूमत एयरपोर्ट पर टेस्टिंग कर ले या इन फ़्लाइट्स को रेगुलेट करने के मेकनिज़म को ठीक कर ले तो शायद आज इंडियन वेरिएंट, यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट से हमें ना निमटना पड़ता। लेकिन चूँकि इन्होंने उस ज़माने में केयरलेसनेस शो की, नतीजा आज ये कि हम उस चीज़ को फेस करें। अल्लाह ताला हम सबको इस मुज़ीब वबा से तहफ़्फ़ुज़ फरमाए।